2, 3, come on. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था या पिछली क्लास में हमने देखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में यानी कि लॉसेस वाली एंट्री हम लिखते हैं जिनसे हमें क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, प्रोविज़न बढ़ गए, तो उनको हम किधर लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में। और क्रेडिट साइड में किन एंट्रियों को करेंगे, किन मदों को लिखा जाता है जिनसे हमें प्रॉफिट होता है। जैसे बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया यानी कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाना, लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो जाना, प्रोविज़न जो आपके हैं उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, तो उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर अपने पास बचता है प्रोविज़न के अंदर लॉस या प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के नाम से अपन एंट्री कर देते हैं। लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स को डीआर कर देते हैं, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी लॉस वाली सिचुएशन में अपन ये एंट्री करते हैं। और भी एडजस्टमेंट है जिनको हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कौन कौन से एडजस्टमेंट होंगे। आपने नाम सुना होगा कि संपत्तियों में वैल्यू बढ़ी हुई है या घटी हुई है, जिसे हम इस नाम से जानते हैं कि एसेट्स अंडर वैल्यूड बाय या एसेट्स ओवर वैल्यूड बाय। दो तरह के वर्ड आएंगे आपके, एसेट्स अंडर वैल्यूड बाय और एसेट्स ओवर वैल्यूड बाय। यानी कि जो संपत्तियां हैं उनका अधिक मूल्य लगा दिया गया है या संपत्तियां हैं जिनका कम मूल्य लगा दिया गया है। जैसे 100 रुपये की कोई एग्जैक्ट चीज़ है जिसका आपने 10 रुपये कम मूल्य लगाया रखा है, तो इसका मतलब क्या मूल्य लगा रखा है, 90 रुपये। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 90 रुपये की कोई चीज़ है जिसको 10 रुपये कम मूल्यांकित किया गया है, यानी अंडर वैल्यूड किया गया है 10 रुपीज़ बाय 10 रुपीज़, तो इसका मतलब उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। किसी चीज़ को 90 रुपये अभी बता रखा है जो वास्तविक प्राइस से 10 रुपये कम है, तो इसका मतलब 100 रुपये होगी। कोई चीज़ है जो 120 की है, अभी कितने की है, 120 की, वो गलती से आपने ओवर वैल्यूड कर रखी है 20 रुपये, तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस उसकी क्या होगी, 100 रुपये। 120 बता रखी है और ओवर वैल्यूड बता रखी है आपने 20 रुपये, तो इसका मतलब वो वास्तविक प्राइस क्या होगी, 100 रुपये। तो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड समझ में आ गया। अगर नहीं आता है तो इसका फॉर्मूला है निकालने का। जो भी वैल्यू ऑफ एसेट्स दे रखी है, वैल्यू ऑफ एसेट्स दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई आपको करना है इनटू रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100, यानी 10% बढ़ा रखी है या 10% घटा रखी है, तब तक तो ये फॉर्मूला काम करेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट्स इनटू रेट अपॉन 100। देखना यहाँ तक तो फॉर्मूला कॉमन रहेगा दोनों में, या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। जैसे कोई एसेट्स है या तो 90,000 की होगी या 1,10,000 की होगी, उसको रेट यानी कि 10%, या तो 10% कम हो रहा होगा या 10% ज़्यादा हो रहा होगा, तो रेट लिखेंगे और अपॉन 100, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा वो अपने सामने आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर ओवर वैल्यूड है मतलब बढ़ी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, रेट को। किस कंडीशन में करेंगे, बढ़ी हुई कंडीशन में, अधिक मूल्यांकित कर दिया गया है, ओवर वैल्यूड बाय 10% या 20% जो भी दे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 100 प्लस रेट करेंगे। और अगर अंडर वैल्यूड दे रखा है यानी कम मूल्यांकित कर रखा है, तो क्या करेंगे, माइनस रेट करेंगे। क्या करेंगे, तो ये ज़्यादा वाली कंडीशन में करेंगे और ये कम मूल्यांकित वाली कंडीशन में करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, जो भी वैल्यू दे रखी है इनटू रेट अपॉन 100, प्लस कब करेंगे, अगर ज़्यादा वैल्यू दे रखी है तो प्लस करेंगे और अगर कम वैल्यू दे रखी है तो माइनस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू 90,000 रुपये, कितनी है, कितनी है, 90,000 रुपये, जो एक्चुअल प्राइस से 10% कम है, या ऐसा मान ले, हाँ एक्चुअल प्राइस से 10% कम है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या रहेगी, तो कैसे निकालेंगे, इनटू 10% यानी कि 10 अपॉन 100, और ये वास्तविक प्राइस में कम है तो क्या करेंगे, -10 करेंगे। समझ में आ गया भाई, 90,000 कम बता रखी है, एक्चुअल प्राइस कितनी होगी, ये तो अपन ओरली कर लेते हैं, लेकिन आपके जब अमाउंट आएंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कितनी हो जाएंगी, ये 10 माइनस 90, तो यानी कि यहाँ देखेंगे 90,000 इंटू 10 अपॉन 90, ठीक है। 90 से 90 खत्म,
1 2 3 4 10,000, इसका मतलब ये प्राइस आपको क्या करना है, जोड़ना है इसके अंदर। तो 90,000 जो प्राइस कम है उसके अंदर वास्तव में कितने कम पड़े हैं, 10,000 रुपये, इनको आपको ऐड करना है। ओरिजिनल प्राइस क्या आ जाएगी, 1 लाख रुपये। ठीक है, अंडर वैल्यूड का भी ऐसे ही हो जाए, ये अंडर वैल्यूड का हो गया, ओवर वैल्यूड का भी आपको समझ में आ ही गया है, प्लस 10 कर देना है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके से बढ़ाइए, यानी इंक्रीज बाय। अगर कोई आता है, जैसे कोई संपत्ति है आपकी 50,000 रुपये की, कोई असट्स है कितने की, 50,000 रुपये की, और अगर उसको कहते हैं कि 5,000 से बढ़ाइए, क्या कराना है, 5,000 से बढ़ाइए, तो उसकी बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55,000 यानी 55,000। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 रुपये रीवैल्यू किया ना, तो रीवैल्यू कितने से बढ़ा। देखना ये कंसेप्ट क्या कहता है, पहले जो बैलेंस शीट है आपकी पुरानी बैलेंस शीट, ठीक है, उसमें असट्स किधर होती है, असट साइड में, उसमें असट्स है आपकी 50,000 की, कितने की, 50,000 की। अब आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन किया, तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में लिखा होगा आपने 5,000 रुपये, क्रेडिट साइड में, क्योंकि फ़ायदा हुआ, किसी असट्स में 5,000 से वृद्धि हो गया, आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया उस असट्स का नाम लिख करके। अब बताओ असट्स की वैल्यू नई बैलेंस शीट में कितनी लिखेंगे, न्यू बैलेंस शीट में 55,000। 50 के पहले बिल्डिंग थी जो 50 की थी, 5,000 से रीवैल्यू किया, मतलब खरीदी नहीं आपने बिल्डिंग, अपने आप वैल्यू बढ़ गई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 रुपये आपने क्रेडिट किया, और नई बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी बताओगे, 55,000। क्या आपने इसके बदले में पैसे दिए, नहीं, लेकिन बढ़ाना तो पड़ेगा ना, पुरानी बैलेंस शीट में 50 है और नई में 55 है, क्यों हुआ, क्योंकि रिवैल्यूएशन में हमने 5,000 रुपये बढ़ाए। तो ये समझ में आया, इंक्रीज बाय। तो इंक्रीज बाय जब भी वर्ड आता है तो रिवैल्यूएशन में कितना लिखना है, जो बढ़ा हुआ अमाउंट है सिर्फ वो डिफरेंस देखना है कि बाय 5,000, आपको 55,000 रिवैल्यूएशन में नहीं लिखना है। अगर 55,000 गलती से लिख दोगे तो 50,000 की तो पहले हो गई और 55,000 अभी हो गई, तो मिला के 1,05,000 हो जाएगी, जो गलत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका, यदि प्रश्न में तक लिख रखा है, तक का मतलब होता है उसमें टू तक, यानी कि इंक्रीज अप टू, समझ में आया, यानी कि संपत्ति को यहाँ तक बढ़ाइए। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, 50,000 की कोई असट्स है, ठीक है, कितने हज़ार की असट्स है, 50,000 की, उसका वैल्यू 90,000 तक रखना है। कब तक रखना है, 90,000 तक, या 90,000 तक बढ़ाइए, 50,000 से 90,000 तक बढ़ाइए। तो बताओ बड़ी कितनी, 40,000, तो रिवैल्यूएशन में कितना लिखेंगे, 40,000। पुरानी बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे, 50,000, और नई बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे, 90,000। तो ये था बाय वाला वर्ड और टू वाला वर्ड, अप टू वाला। तो अप टू वाले में क्या करना है, डिफरेंस देखना है, और बाय वाले में सीधा वही अमाउंट लिखना है। भाई 10,000 से बढ़ाइए, सीधा 10,000 लिखना है रिवैल्यूएशन में। लेकिन जब टू या अप टू वर्ड आए, यानी कि तक यहाँ तक लिखा हुआ है, तो क्या करना है आपको, डिफरेंस देखना है, पहले कितना वैल्यू था अब कितना कह रहा है, तो डिफरेंस जो आएगा वो तक वाला जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आएगा अपना, ठीक है, जैसे प्लांट के मूल्य में एग्जांपल दे रखा है, जैसे प्लांट के मूल्य में 5% कमी करनी है, प्लांट का जो वैल्यूएशन है आपका उसमें रिड्यूस बाय 5% करना है। रिड्यूस बाय वर्ड आया, इसका मतलब क्या करेंगे, बाय वर्ड आता है तो जो कम हो रहा है सीधा वो अमाउंट लिखना है। तो चिट्ठे में 5% बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है, और वो 5% अमाउंट माइनस कर देना है। और यदि ऐसा लिखा हो कि प्लांट को 5,000 तक रखना है, तो तक रखना है मतलब वहीं तक रखना है, जो डिफरेंस आएगा वो देखना है। हो सकता है बढ़ा हुआ हो, कभी कभी वैल्यू घट भी गया हो। 1 लाख की कोई चीज़ है, असट्स है, सपोज 1 लाख की कोई असट्स है, उसको 20,000 तक ले आओ। 1 लाख की असट्स को कहाँ तक लाना है, तो नई बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दिखाएंगे, 20,000। पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख, क्योंकि 1 लाख की कोई चीज़ है उसको 20,000 तक रखना है, तो इसका मतलब 20,000 ही दिखाना है। तो बीच में 80,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, उसको किधर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर है आपको, 80,000 रुपये से लिख देंगे। तो ये था कंसेप्ट इसका। अब आता है कि कुछ ऐसे एंट्रियाँ भी होती है जो क्या करते हैं कि अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कौन सी एंट्रियाँ हैं वो देखो, P&L अकाउंट, ये अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूट लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। क्या होता है, अवितरित लाभ और संचय। लाभ और संचय का मतलब होता है जैसे पुराने पार्टनर्स हैं, ठीक है,
फर्म को चलाते आ रहे हैं, बीच में ही पार्टनर्स का एडमिशन करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1 तारीख के दिन ही एडमिशन करेंगे, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो जब ज़रूरत पड़ती है कभी भी एडमिशन देते हैं किसी पार्टनर को, न्यू पार्टनर को, तो उस समय क्या किया जाता है, प्रॉफिट्स या जो भी होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होते हैं पड़े हुए फर्म के अंदर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। तो कैसे करेंगे, देखो अनडिस्ट्रीब्यूट पड़े हुए अगर लाभ हैं, रिजर्व हैं, रिजर्व का मतलब जो पर्टिकुलर फर्म के काम में आएंगे, तो प्रॉफिट पड़े हुए हैं, रिजर्व पड़े हुए हैं, हो सकता है लॉस पड़े हुए हैं, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉसेस भी पड़े हुए हो सकते हैं। अभी पार्टनर सोचते हैं चलो अभी पैसा बांट लेते हैं, ये लॉस है, अगले साल में प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो अगले साल में लॉस कवर कर लेंगे, तो इस हिसाब से ये लॉस पड़े रखते हैं। या फिर होता है कृत्रिम संपत्ति, यानी फिक्टिशियस एसेट्स होती है, यानी कि जैसे P&L का लॉस बता दो, या फिर अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता देते हैं, ये सब कृत्रिम संपत्तियाँ हैं। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कमाने के लिए किया गया बड़ा खर्चा, कमाने के लिए किया गया खर्चा। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नाम सुना है, एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, अगर आपने प्रोडक्ट बना दिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इस मार्केट के अंदर सेल कर रहे हो, लेकिन अगर उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो आप ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। अगर एडवर्टाइज अच्छा है तो आपकी सेलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक ही, है ना, बाहर से गांव वाले लोग खरीदने आ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अपने को ये चीज़ देखना है कि मार्केट में दिल्ली के अंदर कौन सा सामान बिक रहा है वो अपने को क्या पता, लेकिन उसका एडवर्टाइज होता है तो अपने को पता है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें बिक रही है, एडवर्टाइज होता है ना। तो एडवर्टाइज से प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि सेलिंग बढ़ जाती है। तो एडवर्टाइज पे भारी खर्चा होता है, एडवर्टाइज भी क्या है, छोटा खर्चा तो होता नहीं है, एक बार किया गया इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन उसकी इनकम अगले 2-3 सालों तक मिलती रहती है ना। यही होता है एडवर्टाइजमेंट, भाई 2-3 सालों तक मिलेगा प्रॉफिट। तो अपन क्या करते हैं, हर साल बाय साल, जैसे मैंने 5 लाख का खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो मेरे को ये लगता है कि मैं धीरे धीरे कमा लूँगा, मैं ऐसा करूँगा 5 साल तक मेरा वो एड चलेगा। 5 लाख रुपए का खर्चा किया तो मैं हर साल कितना कितना माइनस करूँगा, 1-1 लाख माइनस करना चाहिए। तो पहले साल पूरा खत्म हुआ, 1 लाख माइनस किया, अब कितना बचा हुआ खर्चा, 4 लाख रुपए मेरे बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाऊंगा, असेट साइड में दिखाऊंगा। लॉस है, एक तरह से खर्चा है ये, किधर दिखाऊंगा, असेट्स में। किस नाम से दिखाऊंगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। किस नाम से, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से मैं दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाऊंगा। अगर मेरा लॉस पड़ा हुआ है, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो पड़ा हुआ है तो मैं इसको किस साइड में लिखूंगा, बैलेंस शीट के असेट साइड के अंदर P&L DR बैलेंस लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन क्रेडिट बैलेंस हुआ तो किधर लिखूंगा, लाइबिलिटी साइड में। प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो किधर लिखूंगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। यहाँ तक समझ लिया। अपने को ये देखना है कि P&L का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस को अपन किस नाम से जानते हैं, प्रॉफिट के नाम से। अगर आपके बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस P&L का दे रखा है तो उसको DR करना है, क्योंकि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट को DR करेंगे, रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व अगर हैं तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डेबिट करेंगे। और एक आता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट। क्या होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष, नाम सुना है आपने पहले, कभी नहीं सुना है, कोई बात नहीं, इसको WCR भी बोलते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये क्या होता है, जैसे कंपनी के अंदर कर्मचारी होते हैं, काम करते हैं, कभी भी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, भाई श्रमिक होते हैं, काम करते हैं, औजारों से काम करते हैं, मशीनों में काम करते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। तो उस समय क्या होता है, इमरजेंसी फंड कहाँ से लाए, अगर मान लो हादसा हो जाए और कंपनी को कहे अचानक 50,000 रुपये लाओ, बैंक से लाएंगे या फिर कहीं से भी एडजस्टमेंट करेंगे, टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर हादसा हो तो हादसे के नाम पे या कर्मचारियों को रिलीफ देने के नाम पर क्या किया जाता है, कुछ पैसा या फंड अलग से बना के साइड में रख दिया जाता है। अगर हादसा हुआ तो क्या करेंगे, उसमें से पैसा निकाल करके और उन एम्प्लॉयज़ के, जिस भी श्रमिक के साथ हादसा हो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर पैसा बच जाता है उस ईयर का, अगर मान लो कोई हादसा नहीं हुआ या कम ही हादसा हुआ, सपोज 1 लाख रुपए अपन ने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के रखे और कोई कर्मचारी क्षतिग्रस्त हो गया जिसके अंदर 25,000 रुपये खर्च हो गए, तो बाकी कितने बचे, 75,000 अभी भी बचे हुए हैं रिजर्व में। तो ये 75,000 नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम में क्या करेंगे, पुराने पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक्सेस ऑफ रिजर्व और एक्चुअल लाइबिलिटी, यानी कि वास्तव में जितनी लाइबिलिटी है उससे ज़्यादा जो अगर रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है क्या करेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे। आगे समझ में क्लियर है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यानी WCR के बारे में आप भूलोगे तो नहीं, क्योंकि आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन में ये बातें आएंगी और आप उस समय घबराओगे कि हम कैसे करें। तो एक बार में याद रख लेना, WCR को क्या करेंगे कि जितनी आपने रिजर्व बना रखा है उसमें जितनी लाइबिलिटी हो रही है वो माइनस कर दो और जो बच जाता है पैसा उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस टाइम, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम।
फिर एक आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर करेंगे। ये क्या बता रहा है? एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ये क्या होता है कि जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है भाई, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अपन ये मानते हैं कि प्रॉफिट होगा उसका प्रावधान बिजनेस वाले नहीं करते, लेकिन लॉस हो जाए उसके लिए पहले से प्रोविज़न करके रखते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? अपना टैक्स कम लगे और अपनी एक्यूरेसी 100% रहे, लोगों का विश्वास रहे अपने ऊपर। तो क्या करते हैं? लॉसेस का हमेशा प्रोविज़न करके रखते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स का प्रोविज़न नहीं करते हैं। अगर कोई प्रॉफिट का प्रोविज़न करके रखता है, इसका मतलब वो विंडो ड्रेसिंग सिस्टम फॉलो करता है, दिखावटीपन, गलत बैलेंस शीट बताएगी उसकी एक्चुअल में। तो क्या करेंगे? वास्तविकता अगर दिखानी है, क्या करते हैं? लॉसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे, ताकि कंपनी की रेवेन्यू कम दिखेगी पर एक्चुअल दिखेगी, है ना। तो क्या होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 50,000 रुपये रखे। किसके अंदर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएट का मतलब उतार चढ़ाव होना, विनियोग का मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया और रिजर्व का मतलब संचय हो गया। तो ये विनियोग संचय खाता जो पड़ा हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है? अगर मान लो कम ज़्यादा होता है तो उसके अंदर से पैसा अपन एडजस्ट करेंगे। तो मैंने रिजर्व में कितना पैसा डाल रखा है? 50,000 रुपये। कितना? 50,000 रुपये। अब क्या हुआ? मैंने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से मेरे को 20,000 रुपये का घाटा हो गया। क्या हो गया? 20,000 रुपये का लॉस हो गया। तो अब ये 20,000 नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, उस समय ये लॉस कवर करना पड़ेगा। तो ये लॉस मैं कहाँ से कवर करूँगा? रिजर्व पड़ा हुआ है, कितने का पड़ा हुआ है? 50,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, जिसमें से 20,000 रुपये लॉसेस के काट लूँगा। कितने बचेंगे मेरे पास? 30,000 पड़े रहेंगे। तो ये 30,000 रुपये मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। नए पार्टनर्स को इसमें कुछ नहीं। लेकिन आपके अंदर दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर 50,000 का तो रिजर्व बनाया है, लेकिन 70,000 का लॉस हो गया है। भाई हो सकता है 70,000 का ज़्यादा घाटा हो गया, तो क्या करोगे? भाई 50,000 तो आपके पास पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं? रिजर्व में। कौन से रिजर्व में? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 50,000 पड़े हुए हैं। और घाटा कितना हो गया? 70,000 का। तो 70,000 कवर कर दिया, इसका मतलब 20,000 घाटा और भी पड़ा हुआ है। तो ये 20,000 कौन भरेंगे? पार्टनर्स। कौन से भरेंगे? ओल्ड पार्टनर। तो क्या लिखेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर है? 20,000 रुपये वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से कंसेप्ट समझना है। फिर उसके बाद आता है ये चीज़ें जो बांटने वाली थी, बच जाता है पैसा, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो मिल गया पैसा। कभी कभी क्या होगा? लॉसेस वाली भी एंट्रियाँ होती है, तो क्या करेंगे? जैसे P&L अकाउंट का, ये तो क्रेडिट बैलेंस था इसलिए मिल गया उनको। डेबिट बैलेंस होगा तो उनसे लेना पड़ेगा, यानी कि लॉस वाली सिचुएशन में तो टू P&L अकाउंट करेंगे और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया? कौन सा? जैसे नाम बताओ? एडवर्टाइजमेंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है? या फिर इनोग्रेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं। इनोग्रेशन सबसे फर्स्ट में जब दुकान खोलते हैं तो एक भारी भव्य क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, गेट लगाते हैं, बहुत सारा भोजन भी देते हैं, मिठाइयाँ बांट देते हैं, है ना। ओपनिंग के टाइम में क्या वास्तव में कमा लिया होता है उसने? इतना नहीं, वो तो कमाना शुरू कर रहे हैं। तो वो क्या है? सब ओपनिंग एक्सपेंसेस है। कहने का मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। समझ में आ गया? कमाया नहीं है, पहले ही खर्चा करते हैं। एडवर्टाइजमेंट कब होता है? पहले करते हैं। भाई चीज़ अभी मार्केट में बनाई है, उसका एडवर्टाइज करेंगे, फिर बाद में माल बिकेगा। ऐसा तो नहीं है पैसा कि 5 साल माल बिक जाए फिर एडवर्टाइज करेंगे। होता है? नहीं होता है। तो ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी कमाने के लिए किए गए खर्चे, ठीक है। तो ये चीज़ें पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट कर ली जाएगी। किस टाइम? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टाइम, ठीक है। जब ये पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेगा उस समय क्या करेंगे? ये एंट्रियाँ करते हैं, ठीक है। एक नाम आएगा EPF, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एक नाम आता है WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो WCR तक क्लियर हो गया। लेकिन EPF ध्यान रखना, जिसको PF अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, प्रोविडेंट फंड, लेकिन अपने बुक्स में नाम आएगा EPF, यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एक्चुअल नाम यही है। क्या नाम है? EPF। EPF में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि, क्या बोलते हैं हिंदी वाले? कर्मचारी भविष्य निधि। जो क्या होता है? फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है। जो फर्म की क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी होती है? क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं उनको देना ही देना है, इसलिए पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। EPF ये किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? कर्मचारियों में। समझ में आ गया? कर्मचारियों के लिए रिजर्व बनाएंगे,
ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट रिजर्व बनाएंगे, लेकिन ये पार्टनर्स नहीं बांटेंगे। किसके अंदर बांटा जाता है? कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज़ के अंदर। लेकिन ये पैसा अगर बच जाता है तो किस में बांट दिया जाता है? पार्टनर्स में। भाई दुर्घटना के लिए 1 लाख रुपए रखे हैं, अगर उसमें से 50,000 की दुर्घटना हो गई, बच गए 50,000, तो क्या करेंगे? कर्मचारियों में बांट देंगे? नहीं, वापस ले सकते हैं, क्योंकि अगले साल वापस आपको 1 लाख रुपए का प्रोविज़न रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री थी और ये एक फॉर्मूला था, अपन ने देख लिया कि वैल्यू जब ओवर वैल्यूड हो जाती है या अंडर वैल्यूड हो जाती है उस समय अपन क्या एंट्री करेंगे। याद हो गई एंट्री आपको? क्लियर है? तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।